बेटा इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस अबाउट मैग्नेटिक फील्ड एंड हमने बताया था कि इफ़ वी हैव ए करंट कैरिंग वायर एंड ए चार्ज इज़ प्लेस्ड नियर इट विच इज़ एट रेस्ट, देन हमने कह दिया था कि इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं करेगा। बट ये कहता है कि जैसे पार्टिकल है वो मूव किया तब इसने क्या किया कि भाई एक अलग टाइप का फोर्स है वो फील किया, और वो फोर्स सेम ऐसा ही था जो दो मैग्नेट्स के कारण होता है या अर्थ के अराउंड होता है, एंड दैट फील्ड इज नोन एज द मैग्नेटिक फील्ड। उसका जो नाम दिया था वो हमने क्या नाम ले दिया था कि मैग्नेटिक फील्ड का नाम दे दिया था। आगे बेटा हमने डिस्कस किया था कि भाई इस चैप्टर के हम दो पार्ट्स करते हैं। पहला जो पार्ट आता है वो हमारे पास आता है, दो एस्पेक्ट्स थे और वी कैन से दैट टू पार्ट्स, कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। जब कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर आता है तब हमारे पास दो लॉज आते हैं। फर्स्ट लॉ हमारे पास जो आता है वो आता है बायोट-सावर्ट लॉ। इन फर्स्ट एस्पेक्ट वी कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एंड यहाँ पे हमने बताया बेटा दो लॉ होते हैं। पहला हमारे पास जो लॉ आता है वो आता है बायोट-सावर्ट लॉ, और जो दूसरा हमारे पास लॉ आता है वो हमारे पास आता है एम्पियर सर्कुटल लॉ, एम्पियर्स सर्कुटल लॉ। In first aspect we study about this, but in the second aspect we study about how a moving charge can produce force। दूसरे एस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे कि जो मूविंग चार्जेज हैं वो हमारे पास फोर्स है वो प्रोड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था बायोट-सावर्ट लॉ के बारे में पढ़ा था, और हमने इसमें डिस्कस किया था कि अगर ये हमारे पास कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट है वो आई फ्लो करता है, अगर मैं इसका कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट ले लिया और जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट है वो हमने डी के बराबर लिया है, और किसी पॉइंट इस पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है जो एंगल थीटा बनाता है, देन हमने कहा था कि जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड था वो हमारे पास आया था μ0/4π/I/dl साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर, और हमने कह दिया था कि डी बी इज इक्वल टू μ0/4π/I/dl क्रॉस आर अपॉन आर क्यूब के बराबर आया था। बोलो बेटा यही आया था या नहीं? जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी वो हमारे पास इसके बराबर आ गई थी कि दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके अंदर हमें क्या आना चाहिए कि बेटा वेक्टर आना चाहिए, क्रॉस प्रोडक्ट आना चाहिए कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो परपेंडिकुलर है टू द प्लेन कंटेनिंग डी एल एंड आर, डी एल और आर के परपेंडिकुलर होगा। इसके अंदर एक तो हमारे पास आता है राइट हैंड थंब रूल आता है, दूसरा हमारे पास क्या आता है कि भाई राइट हैंड पाम रूल आता है। थंब रूल तो ये कहता है कि भाई हमारे पास थंब है वो करंट की डायरेक्शन हो गया, कर लो फिंगर है वो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेंगे। बट यहाँ पे एक छोटा सा हम एक और रूल लगाते हैं, दैट इज़ नोन एज द राइट हैंड पाम रूल। बड़े ध्यान से देखोगे इसको, दिस रूल इज़ नोन एज द राइट हैंड पाम रूल। ये कहता है कि जो राइट हैंड है ना, इसका थंब है वो रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट, थंब रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड ये कहता है कि जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं इनको स्ट्रेच कर दिया उस डायरेक्शन में जिधर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उस पॉइंट की साइड में, देन हम कहेंगे कि पाम की जो डायरेक्शन होगी, इस पाम की डायरेक्शन होगी, इट विल रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। जैसे मैं कह दूँ ये वायर है मेरे पास, ये वायर है, इसमें से मेरे पास जो करंट फ्लो करता है वो हमने मान लिया कि भाई आई करंट फ्लो करता है। ठीक है बेटा, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, कौन सी डायरेक्शन में होगा बेटा, थंब डायरेक्शन ऑफ करंट, उंगलियों को मैंने स्ट्रेच किया पी पॉइंट की साइड में, बोलो पाम किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। बट आपके पास ये कोई यहाँ पे कह देता क्या वो पॉइंट,
क्या वो पॉइंट कह देता, तो करंट तो इस साइड में जा रहे हैं, फिंगर्स को स्ट्रेच किया हमने टुवर्ड्स द पॉइंट, क्या वो बोलो पाम किधर है, इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। देयरफॉर हम कहेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। एक दो कुछ इसके और एस्पेक्ट्स करते हैं, ध्यान से देखोगे इसको। मैं आपको यूँ कह दूँ कि कोई पॉइंट है, ये वाला मेरे पास कोई एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है, बोलो कौन सी डायरेक्शन में है, इनवर्ड करंट है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है। तब ये कहता है कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करो। बेटा ध्यान से देखो, करंट पॉइंट है तो ऊपर की साइड में, देखो करंट ऊपर की साइड में। अब देखो मेरी पाम कौन सी साइड में है, इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में है, तब हम कहेंगे कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है बोलो इधर होगा या नहीं। दूसरा मैं आपको ये कह देता कि अगर हमारे पास करंट है इस डायरेक्शन में है, बोलो बेटा किधर होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। और मैं आपको कह दूं कि इस पॉइंट पी पे कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कैलकुलेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा करंट की डायरेक्शन में तो थंब, और ये मैंने फिंगर्स इस साइड में करी, बोलो पाम मेरी इस डायरेक्शन में एक्ट करती है, दैट इज़ हम कहेंगे कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो इस डायरेक्शन में होगी। ठीक है बेटा। उसके बाद मैं आपको यूँ भी कह सकता हूँ कि ये मेरे पास करंट है, आई फ्लो करता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द इनवर्ड डायरेक्शन, और बेटा इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है। कर लो भाई, पाम आउटवर्ड, सॉरी करंट ऊपर की साइड में, बोलो मैग्नेटिक फील्ड है इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा, और किधर होगा, इस डायरेक्शन में होगा, दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। आ गई। तो आज हमने कैलकुलेट करी कि राइट हैंड पाम रूल से करंट कैरिंग वायर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैलकुलेट करी है। ठीक है बेटा। आगे हमारे पास आता है, इसकी एप्लीकेशन आती है, और पहली एप्लीकेशन जो हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर, करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। कोई एक करंट कैरिंग इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है बेटा, उससे हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखो भाई, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, मैंने मान लिया कि भाई ये मेरे पास कोई भी एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इस वायर में से करंट है वो आई फ्लो करता है। ठीक है बेटा। हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पी पे जो इस वायर से टी डिस्टेंस दूरी पे है। बेटा मैंने मान लिया कि इस वायर का कोई भी एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया, और जो स्मॉल एलिमेंट है वो हमने ले लिया डी एल ले लिया, लेट ए स्मॉल एलिमेंट ऑफ दिस वायर। इस वायर का यहाँ पे मैंने कोई भी एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया जिसकी लेंथ है वो मेरे पास डी एल के बराबर है। ठीक है बेटा। अब मैंने कह दिया जैसे डी एल डिस्टेंस पे हमने इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट लिया था, तब मैं कहूँगा कि इस लेंथ एलिमेंट के कारण यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो हमारे पास डी पी होगा। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी थी, डी थी। नाउ मैंने यहाँ से कहा कि इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट के कारण पी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो डी पी होगा, एंड डी पी की वैल्यू होगी वो होगी म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डी एल अपॉन आर स्क्वेयर। दिस इज द पोजीशन वेक्टर आर इंटू साइन ऑफ थीटा के बराबर होगा। कौन सी ला से आया बेटा, बायोट सावर्ट ला से आया। अब मैंने मान लिया कि भाई इस पॉइंट से ये कोई पॉइंट ए है, ये डिस्टेंस कितनी ले ली मैंने, एल के बराबर ले ली, और मैंने मान लिया कि जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट और जो हमारे पास करंट है, जो हमारे पास स्मॉल लेंथ एलिमेंट और जो हमारे पास करंट है, इनके बीच का जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट और जो पोजीशन वेक्टर हैं, इनके बीच का जो एंगल है
वो मैंने मान लिया किसके बराबर आपके पास है, थीटा के बराबर था। ठीक है बेटा, ये मैंने मान लिया एंगल फाई। अब एक बात देखो मेरे को भाई, टोटल कैलकुलेट करना है वायर का। टोटल के लिए हम हमेशा क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास एक वेरिएबल चाहिए, बट यहाँ तो मैं देख रहा हूँ कि भाई हम डी एल की वैल्यू थोड़ी सी बड़ी भी ले सकते हैं, डी एल भी वेरिएबल है। आर है, इस पॉइंट पे मैं रखूँगा तो आर की वैल्यू चेंज होगी, इस पॉइंट पे रखूँगा तो भी आर की वैल्यू चेंज होगी, इस पॉइंट पे रखूँगा तो भी आर की वैल्यू क्या होगी आपके पास, चेंज होगी। ठीक है, जैसे आर की वैल्यू चेंज होगी तो यहाँ से हमने कह दिया, और थीटा है, थीटा भी हमारे पास वेरी कर रहे हैं, तो मैंने मान लिया कि ये वेरिएबल फाई मान लिया। और इस पॉइंट पे जब मैंने इसको टच कर दिया तो हमने मान लिया कि ये एंगल हमारे पास बन गया फाई 1 और ये वाला एंगल कितना हो गया, फाई 2। मतलब हम पूरे सिस्टम को हम फाई की टर्म्स में कर लेंगे। फाई है ये हमारे पास क्या है, कोई भी एक वेरिएबल है। फाई इज एनी वेरिएबल। बेटा इस पूरे सिस्टम को फाई में कन्वर्ट करना है। अब देखो भैया, आप सबसे पहले मैं ये कहता हूँ, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, और ये मैंने मान लिया कोई सी पॉइंट। यहाँ से मैं आया इस ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ए पी सी, इन ट्राइंगल ए पी सी। ए पी सी बेटा राइट एंगल ट्राइंगल है, और जब राइट एंगल ट्राइंगल है तब हम कहेंगे थीटा प्लस फाई प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंड वी गेट थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। और जो थीटा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 90 माइनस फाई के बराबर आएगी। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने क्या किया, साइन थीटा निकालना है। साइन थीटा इज इक्वल टू साइन ऑफ 90 माइनस फाई, एंड साइन थीटा इज इक्वल टू कोस फाई के बराबर आया। इसको हमने इक्वेशन लिख दिया 1। ठीक है, ये कोई स्टार नंबर इक्वेशन थी। थीटा का तो आ गया हमारे पास। अब अपने को क्या चाहिए, आर का चाहिए। बेटा इसी ट्राइंगल में आओ ना, आर कैलकुलेट करना था, परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो सेम है। मैंने क्या किया, पी सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू हाइपो अपॉन बेस। फाई के अंदर कन्वर्ट करना है तो फाई के लिए ये तो हाइपो रहेगा और ये क्या रहेगा, बेस। बेस अपॉन हाइपो कोस, तो हाइपो अपॉन बेस सेकेंड, और ये आया हमारे पास सेक फाई के बराबर आ गया। नाउ वी गेट पी सी इज इक्वल टू ए पी सेक फाई, एंड ए पी है वो डी के बराबर है, और ये हमारे पास आया कि पी सी इज इक्वल टू डी सेक फाई के बराबर आ गया। आगे बेटा पी सी की वैल्यू आई, और ये किसके बराबर आई आपके पास, डी सेक फाई के बराबर आ गई। उसके बाद देखो पी सी क्या था, आर, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि आर इज इक्वल टू डी सेक फाई के बराबर आया। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। बेटा अब मेरे को चाहिए डी एल चाहिए, डी एल ही चाहिए। आर आ गया, थीटा भी आ गया। अब ये मैंने ए सी बताई एल, ए सी अपॉन ए पी इज इक्वल टू एंगल के सामने परपेंडिकुलर, और ये बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ फाई, एंड वी गेट ए सी इज इक्वल टू ए पी टेंजेंट ऑफ फाई, एंड ए सी की वैल्यू एल इज इक्वल टू डी टेंजेंट ऑफ फाई के बराबर आएगा, यही आएगा। उसके बाद हमने क्या कहा कि डी एल चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, डी एल चाहिए। तो बेटा इसको डिफ्रेंशिएट कर लो विद रिस्पेक्ट टू फाई। डी एल अपॉन डी फाई इज इक्वल टू डी बाई डी फाई ऑफ डी टेंजेंट ऑफ फाई, एंड ये है डी कॉन्स्टेंट है। टेंजेंट फाई का है सीकेंड स्क्वेयर फाई इंटू डी फाई, सॉरी सीकेंड स्क्वेयर फाई के बराबर है। देयरफॉर डी एल इज इक्वल टू डी सीकेंड स्क्वेयर फाई के बराबर आ गया। बेटा डी एल की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन नंबर कह दूँ 3। मैं यहाँ से कह दूँ आपको फ्रॉम इक्वेशन स्टार 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन स्टार 1, 2 एंड 3 इससे आओ बेटा, डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई। डी एल की वैल्यू कितनी आई, डी सेकेंड स्क्वेयर फाई कोस ऑफ
फाई अपॉन आर की वैल्यू कितनी है बेटा आपके पास, डी सेकेंड फाई इसका होल स्क्वायर, और डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी सेकेंड स्क्वायर फाई कोस ऑफ फाई अपॉन डी स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर फाई। कैंसिल आउट, डी से डी कैंसिल आउट हो गया, और बेटा डी बी की जो वैल्यू आई वो हमारे पास आ गई म्यू नोट अपॉन 4 पाई, एक गलती कर गया भाई, डी एल इज इक्वल टू डी सेक स्क्वायर फाई, डी फाई कौन लिखेगा, इंटू डी फाई, और ये आया हमारे पास म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस ऑफ फाई अपॉन डी इंटू डी फाई के बराबर आए। बेटा टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अब देखो फाई 2 से कहाँ तक जा रहा है, ये फाई 1 तक जा रहा है, और जैसे ही हमारे पास फाई 2 से फाई 1 तक जा रहे हैं, लेकिन फाई 2 है वो हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, और जब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो इसका मतलब क्या होगा, आपके पास नेगेटिव होगा। देयरफॉर मैं यहाँ से कह सकता हूँ कि डी बी बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर माइनस ऑफ फाई 2 से फाई 1 म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई कोस फाई अपॉन डी इंटू डी फाई। और बेटा यहाँ से इसको सोल्व करो, b इज इक्वल टू म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटीग्रेशन और माइनस फाई 2 से फाई 1 कोस फाई डी फाई, और कोस फाई का माइनस साइन ऑफ फाई, यह है बेटा हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई इंटू डी। कोस फाई का इंटीग्रेशन कितना आएगा, माइनस साइन फाई या साइन फाई, साइन फाई, साइन फाई, और इसकी लिमिट हमारे पास माइनस फाई 2 से फाई 1। पहले अपर लिमिट पुट करो और फिर कौन सी लिमिट पुट करो बेटा, लोअर लिमिट पुट करो, देन वी गेट मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई टोटल की, वो आई हमारे पास b इज इक्वल टू म्यू नोट इंटू आई अपॉन 4 पाई डी साइन ऑफ फाई 1 माइनस साइन ऑफ माइनस ऑफ फाई 2, और साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने कह दिया कि भाई माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। देयरफॉर दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग स्टेट करंट कैरिंग कंडक्टर। दोबारा देखो इसको बेटा, हमने क्या बताया कि कोई भी एक लॉन्ग कंडक्टर लिया है, करंट आई फ्लो करता है। अब हमने ये बताया कि अगर इसका कोई भी स्मॉल लेंथ एलिमेंट लेते हैं तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है वो बायोट-सावर्ट लॉ के अकॉर्डिंग डी बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर साइन थीटा के बराबर होता है। अब मैंने देखा कि लेंथ एलिमेंट की वैल्यू हम चेंज भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया डी एल वेरिएबल, आर वेरिएबल, और थीटा भी क्या होगा बेटा आपके पास वेरिएबल होगा। मैंने देखा कि भाई थीटा है उसको आर को और डी एल को हम एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर ले, वहाँ पे वेरिएबल मैंने फाई लिख के देखा, ऊपर एंगल कंप्लीट फाई 1 बन रहा है, नीचे कितना बन रहा है आपके पास फाई 2 बन रहे हैं। तब हमने ट्राइंगल लिया ए पी सी या पी ए सी ट्राइंगल ले लिया, थीटा प्लस फाई प्लस 90 180, थीटा की वैल्यू निकाल ली, साइन थीटा की वैल्यू निकाल ली। इसी ट्राइंगल में हमने आर कैलकुलेट कर लिया, और इसी ट्राइंगल से मैंने टेंजेंट डी एल है एल कैलकुलेट किया, एल से हमने डी एल कैलकुलेट कर लिया, सारी वैल्यू पुट करी, लिमिट पुट करी, लिमिट पुट करने के बाद हमारे पास टोटल मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास आया म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2 के बराबर आ गया। अब बेटा हमारे पास आता है इसका स्पेशल केस आता है। एक चीज़ और देखो, फाई 1 और फाई 2 बोलो सेम डायरेक्शन में या अपोजिट डायरेक्शन में है। हमेशा ये पॉइंट ध्यान रखना है कि फाई 1 एंड फाई 2 ऑलवेज फॉर्म्ड इन द अपोजिट डायरेक्शन, हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फॉर्म होंगे। उसके बाद हमारे पास आता है बेटा इसका स्पेशल केस आता है, और डी हमारे पास क्या है, हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। आगे न्यूमेरिकल्स में हम इसका यूज़ करेंगे। पहला केस ये कहता है कि अगर वायर है वो हमारे पास इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, इफ़ वी हैव इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। बेटा वायर इनफाइनाइट है तब हम कहेंगे कि फाई 1 है वो फाई 2 के बराबर होगा, और वो किसके बराबर बन जाएगा, 90 डिग्री के बराबर है। और जब ये 90 डिग्री के बराबर बन जाएगा तो b की वैल्यू आएगी हमारे पास म्यू नोट आई अपॉन 4 पाई डी इंटू
साइन 91 प्लस साइन 91, और हमने कह दिया म्यू नोट अपॉन 4 पाई इंटू 2i/d के बराबर हो गए। दूसरे कहता है कि अगर वायर हमारे पास सेमी इनफाइनाइट हो और हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एक एंड के ऊपर, वन एंड के ऊपर हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो हमें कैलकुलेट करना है, और जब हमें वन एंड के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है तब आप बताओगे कि भाई इस केस के अंदर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है वन एंड पे। बेटा ये वायर थे हमारे पास सेमी इनफाइनाइट, इसका मतलब पॉइंट है वो यहाँ पे लाई कर रहे हैं, यहाँ पे लाई कर रहे हैं, तो फाई 1 है वो हमारे पास 0 डिग्री, और फाई 2 कितना बन गया बेटा आपके पास 90 डिग्री। पुट कर लो, बी की वैल्यू आ गई म्यू नोट i/4 पाई इंटू डी के बराबर आ गई। साइन 0 0 और साइन 90 कितना हो गया आपके पास है 1 के बराबर हो गया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन कैलकुलेट करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है, न्यूमेरिकल दे रखा है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है ड्यू टू ए लॉन्ग वायर। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लॉन्ग वायर एट एनी पॉइंट पी। इस वायर में से करंट है वो 2 एम्पियर करंट फ्लो करता है एंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। ये कहता है कि ये एंगल है वो हमारे पास 60 डिग्री का एंगल फॉर्म करता है, और नीचे वाला एंगल है वो हमारे पास ये 60 डिग्री का, ये कितना ले लिया 30 डिग्री का। तब ये कहता है कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड। बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। बेटा एक बात बताओ, एंगल अपोजिट डायरेक्शन में हम फॉर्मूला में ऑलरेडी ले चुके हैं। तो हमने क्या कहा था कि जब भी हमारे पास कोई भी एक लॉन्ग वायर होगी तो लॉन्ग वायर से जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना आया था आपके पास म्यू नोट i/4 पाई इंटू डी इंटू साइन ऑफ फाई 1 प्लस साइन ऑफ फाई 2, और बेटा फाई 1 60 डिग्री, फाई 2 30 डिग्री, और डी की वैल्यू कितनी है 1 मीटर। बी इज इक्वल टू म्यू नोट अपॉन 4 पाई करंट 2/1 इंटू साइन 60 प्लस साइन 30 डिग्री, और ये आया हमारे पास 10⁻⁻7 इंटू 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस 1/2, और ये हमारे पास 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया √3 प्लस 1, और 1.7 प्लस 1 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर है, और 1.7 प्लस 1 2.7। देयरफॉर जो नेट मैग्नेटिक फील्ड आया वो है 2.7 इंटू 10⁻⁻7 टेस्ला के बराबर आ गया। ठीक बेटा, ठीक है। आगे देखो, एक क्वेश्चन और कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास कोई भी एक वायर है और कोई वायर है उसमें से करंट है वो हमारे पास आई करंट फ्लो करता है। दिस इज़ ए वायर थ्रू विच करंट आई इज़ फ्लोइंग। नाउ हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पी पे, पी पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड है वो कैलकुलेट करना है जो इस वायर से ए डिस्टेंस दूरी पे है। एंड ये कहता है कि ये वाला जो एंगल है वो हमारे पास इट फॉर्म्स 30 डिग्री, इट फॉर्म्स दिस एंगल एज 30 डिग्री। तब ये कहता है कि हमें कैलकुलेट करना है द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। बेटा जब डिस्टेंस ली थी तो वो परपेंडिकुलर ली थी, पी पॉइंट को तो हम शिफ्ट नहीं कर सकते। पी पॉइंट को जब आप शिफ्ट नहीं कर सकते तो इस वायर को पीछे बढ़ा लो, और जैसे इस वायर को पीछे बढ़ाओगे तो हमने कह दिया कि ये हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। यही हुई बेटा। अब देखो ये एंगल जब हमारे पास 30 डिग्री का है तब बोलो ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपके पास 60 डिग्री का। ये एंगल कितने डिग्री का होगा आपके पास 60 डिग्री का होगा। तो बेटा यहाँ से आपने कैलकुलेट कर लिया कि d इज इक्वल टू ए कोस ऑफ 60 डिग्री के बराबर आ गया। d की जो वैल्यू आई वो हमारे पास किसके बराबर आई कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हमारे पास आई है
ये 60 डिग्री का था, एक सेकेंड, ये एंगल हमारे पास 60 डिग्री का था, सॉरी 30 डिग्री का था। अब यहाँ से हम कैलकुलेट करते हैं, ध्यान से देखोगे, इसको छोटी सी मिस्टेक रह गई। ये बेटा ये एंगल हमारे पास 90 डिग्री का है, ठीक है। और जब मैं यहाँ से ये परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा तो ये वाला जो एंगल होगा वो हमारे पास 30 डिग्री का आएगा। कितने डिग्री का आएगा? ये 30 डिग्री का आएगा। देखो इसको, ये हमारे पास कितना आएगा? 30 डिग्री का। इसका एस्पेक्ट आपको समझना पड़ेगा। इसमें बेटा साथ हमारे पास यही दे रखा है कि ये एंगल 30 डिग्री का है और ये एंगल कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल है वो कितना है? 60 डिग्री का। बोलो ये कितना बन गया हमारे पास? 30 डिग्री का। और मैं अगर यहाँ से d की वैल्यू निकालूँ तो हमारे पास d इज इक्वल टू क्या आएगा बेटा आपके पास? d इज इक्वल टू हमारे पास आया a cos ऑफ 30 डिग्री, a cos ऑफ 30 डिग्री, और cos 30 की वैल्यू √3/2, d इज इक्वल टू a इंटू √3/2 के बराबर आया। अब देखो बेटा, यहाँ तो हमें जो ये एंगल थीटा वन 60 डिग्री का और थीटा 2 है या φ2 है वो हमारे पास 30 डिग्री का बन रहा है। बोलो सेम डायरेक्शन बन रहे हैं, बट हमने क्या कहा था कि दोनों के दोनों एंगल क्या होना चाहिए आपके पास? अपोजिट डायरेक्शन में। ये 60 का लेओगे तो ये कितने डिग्री का आएगा? -30 डिग्री का। अब बेटा बी की वैल्यू का फॉर्मूला निकाला हमने, μ0/4π इंटू आई अपॉन डी इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। बोलो ये आया था या नहीं? और बी की जो वैल्यू आई वो आई μ0/4π इंटू आई अपॉन डी। डी की वैल्यू बोलो कितनी है? √3/2, √3/2 ऑफ ए के बराबर थी इंटू साइन 60 डिग्री प्लस साइन ऑफ -30 डिग्री। और बेटा ये आया हमारे पास b इज इक्वल टू μ0/4π 2i अपॉन √3a। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है? √3/2 और -1/2। और बेटा ये हमारे पास आया μ0/4π 2i अपॉन √3a इंटू √3 -1/2। 2 एलसीएम लिया था हमने, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। और बेटा ये है μ0/4π i इंटू √3 - 1/√3 a के बराबर आया। दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई? मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लॉन्ग वायर दे रखी थी, हमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फॉर्म में निकाला। ये एंगल 30 डिग्री का था और ये कंप्लीट एंगल है वो इसने बताया कि भाई 60 डिग्री के बराबर है। तो हम पी पॉइंट को शिफ्ट नहीं कर सकते, बट वी कैन ओनली शिफ्ट द पॉइंट डी। इस वायर को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं, इसलिए हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करी है। आगे आपके पास ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अंदर क्या पूछा जा सकता है बेटा? ये कह दें कि ये मेरे पास कोई भी 3 वायर्स थी और 3 वायर्स थी, हर एक वायर की लेंथ है वो a के बराबर है, एंड दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। दे फॉर्म एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तब हम कहेंगे हर एक वर्टेक्स के ऊपर एंगल वो कितने डिग्री का होगा बेटा आपके पास? 60 डिग्री का होगा। तब ये कहता है कि भाई हमें कैलकुलेट करना है मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर। सेंटर पे कैलकुलेट करना है। ध्यान से देखो बेटा, मैं अगर मान लो आपको यूँ कह दूँ ये वाले वायर ले लो, सेंटर ये है, ठीक है, राइट हैंड पाम रूल लगाओ बेटा, करंट इधर, मैग्नेटिक फील्ड किधर? नीचे एक साइड में। इस वायर से देखो बेटा, करंट थंब की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड डायरेक्शन में। इस वायर से देख लो भाई, करंट और मैग्नेटिक फील्ड नीचे एक साइड में। इसका मतलब क्या होगा कि एक वायर से अगर मैं कैलकुलेट कर लूँ मैग्नेटिक फील्ड तो बोलो बेटा 2 वायर का और ऐड कर देंगे, दैट इज़ तीनों वायर का हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है वो हमारे पास ऐड हो जाएगा। टोटल मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे तो मैंने मान लिया कि ये कोई वायर पी, ये क्यू
और ये कोई वायर क्या कह दी मैंने, आर। मैं मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर लेता हूँ पी के वायर से। बेटा यहाँ से बोलो, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं देखता हूँ, ये एंगल 30 डिग्री का, ये भी 30 डिग्री का, और बोलो ये हमारे पास एंगल 60 डिग्री का, और ये एंगल भी 60 डिग्री का, यही आएगा। दूसरी बात मैं यहाँ से ये कहता हूँ कि ये डिस्टेंस कितनी होगी। भाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो यही है, सेंट्रोइड से डिस्टेंस। और सेंट्रोइड से अगर आपने डिस्टेंस कैलकुलेट करी थी तो आपने इस पॉइंट की जो डिस्टेंस थी वो a/2√2 के बराबर, √3 के बराबर आई थी। है कुछ ध्यान आप लोगों के? नहीं है तो मैं बताता हूँ आपको। ये देखो, चाहिए इसको नाम दे दो, ये R, ये Q, ये S, और ये कौन सा पॉइंट कह दिया, N। इस ट्राइंगल में जो बेटा, इन ट्राइंगल SNQ मेरे क्या चाहिए, SN/NQ इज इक्वल टू SN। अगर ये एंगल 60 डिग्री लेता हूँ तो ये बेस, ठीक है बेटा, SN है वो हमारे पास क्या बन गया, बेस। ये इसको कैसे करोगे बोलो, इसी से कर लो। SN हमारे पास हो गया बेस, और ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट होता है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या हो गया आपके पास, कोटेंजेंट 60 डिग्री। सही है। मेरे को SN चाहिए था, SN इज इक्वल टू NQ कोट ऑफ 60 डिग्री। और NQ बेटा हमारे पास क्या a/2 नहीं है, a/2 इंटू टेंजेंट 60 की √3 होती है, तो कोट 60 कितनी होगी, 1/√3। और बोलो हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हर एक वायर से कितनी आ गई बेटा, a/2√3 के बराबर आ गई। बेटा मेरे को क्या चाहिए, इस वायर से मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया था μ0/4π इंटू I/d इंटू साइन ऑफ φ1 प्लस साइन ऑफ φ2। बोलो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में 60 डिग्री ले लें, तब हमारे पास क्या है, B इज इक्वल टू μ0I/4πd इंटू साइन 60 प्लस साइन 60, और साइन 60 प्लस साइन 60 2 साइन 60, μ0I/4π इंटू a/2√3 इंटू 2 साइन 60 की वैल्यू √3/2 कैंसिल आउट हो गया। और बेटा b की वैल्यू आई μ0I इंटू 6/4π इंटू a के बराबर है। कितनी वायर से आई, एक से। कितनी से निकालनी है, 3 से। तो बोलो टोटल के लिए आप यहाँ से कह दो b1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ b, और ये आ गई बेटा 18 μ0I/4π इंटू a के बराबर आई। दोबारा देखो इसको, कोई वायर थी उसके सेंटर पे कैलकुलेट करनी है ट्राइंगल के, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए, एक वायर से कैलकुलेट कर लिया। हमने देखा सिमेट्री से कि करंट है उसकी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐड हो रहा है, तो पहली से निकाला, दूसरी से निकाला, तीसरी से निकाला। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए थी मेरे को, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली, और 3 से हमने टोटल क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया।